कमांड सेंटर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को हॉर्मुज का शहंशाह घोषित कर दिया है। ईरान पर एयर स्ट्राइक का ट्रेलर दिखा दिया है। ईरान से लेकर यूक्रेन तक और पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक दुनिया के हर वॉर जोन की खबर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शिवानी पांडे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेजर गौरव आर्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के 4 बड़े एजेंडे जो हमारे मुद्दे रहने वाले हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। जहां पर सबसे पहला मुद्दा होगा पीओके को लेकर, जहां पर पीओके में वोट नहीं बॉयकॉट हो रहा है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। 60 लोगों की मौत से गुस्साए पीओके इस वक्त वहां पर कई सारे लोग गुस्साए हुए हैं और इस वक्त पाकिस्तानी फौज से लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाव वाले दिन रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक बगावत के कई एपिसेंटर तैयार हो चुके हैं। तो पीओके की ये तस्वीरें और आगे आपको दिखाएंगे और इसमें बारीकी से समझने की कोशिश भी करेंगे मेजर गौरव आर्य से। दूसरा बड़ा एजेंडा कमांड सेंटर का आज होगा, जहां ट्रंप ने खुद को गार्डियन एंजल बता दिया है, गॉड फादर बता दिया है एक तरीके से। मंगलवार को ट्रंप ज़ेलेंस्की से भी यहां पर मुलाकात करेंगे और नेतन्याहू से भी उनकी मुलाकात होगी। सवाल है कि इस मीटिंग में दुनिया के 2 सबसे बड़े वॉर जोन को लेकर आखिर क्या फैसला करने जा रहे हैं ट्रंप। और बड़ी खबर है ईरान से भी, जहां सऊदी अरब और अमेरिका की परमाणु डील ईरान इजरायल को चौंका देगी। इसके अलावा तीसरा बड़ा एजेंडा कमांड सेंटर में, जहां पर यूक्रेन ने ईरान के जहाज पर हमला किया है और ईरान ने कहा है कि यूक्रेन पर पलटवार जरूर होगा। कीव में बैठे मुफ्तखोर बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं यूक्रेन के फ्रंट पर फिर से उत्तर कोरिया की एंट्री हो सकती है। और दावा है कि पुतिन ने किम जोंग उन से 30,000 सैनिक मांगे हैं। इस खबर को किस तरीके से आप देख रहे हैं? मतलब एक तरीके से ईरान वॉर में ये तो यूक्रेन की एंट्री है मेजर गौरव आर्य। ये बहुत शॉकिंग न्यूज इसलिए है क्योंकि किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था। लेकिन अगर आप कड़ियां जोड़ेंगे, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे इसके बाद आई थिंक, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो चीज हमारे चेहरे के सामने, हमारी आंखों के सामने थी, उसको एनालिस्ट ने नजरअंदाज किया और हमने इसको यूनिडायमेंशनल देखा कि देखिए एक तरफ इजराइल है, एक तरफ अमेरिका है, फिर ईरान है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन बाहर बाहर उसके क्या हो रहा था, ज़ेलेंस्की की रिक्वायरमेंट क्या थी, ज़ेलेंस्की ने ऐसा किया तो आखिर किया क्यों, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। ओके, बेशक यहाँ पर पूरा विस्तार से आप बताइएगा कि आखिर ऐसा कदम यूक्रेन की ओर से क्यों उठाया गया है। लेकिन चौथा बड़ा मुद्दा कमांड सेंटर में हमारा होगा यमन, जहां पर यमन में सऊदी अरब को बड़ा झटका देने वाली खबर आ गई है। हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब का बहुत ही खतरनाक ड्रोन मार गिराया और ये तुर्की का वो मशहूर ड्रोन था जो पाकिस्तान के पास भी है और हजारों मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है और मिसाइल भी यहाँ से फायर किया गया और ये युद्ध और ज्यादा भड़कना शुरू हो चुका है। तो सारे एजेंडे हमारे यहाँ पर होंगे, इन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेजर गौरव आर्य बताएंगे बारीकी से कि दुनिया के ऐसे देश अगर कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का आधार आखिर क्या है, जो इनसाइड स्टोरी है वो भी आपको समझाएंगे। तो पीओके की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पर पीओके में आज बहुत तनाव है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज से मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पीओके में विरोध प्रदर्शन के बीच आज चुनाव वहां कराए जा रहे हैं, जबकि वहां पर फौज की गोलीबारी में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन चुनावों के खिलाफ रावलाकोट और मुजफ्फराबाद पीओके के 2 शहर इस वक्त बगावत के एपिसेंटर बने हुए हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रही जेएसी यानी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। हजारों लोग पीओके के छोटे छोटे शहरों में जुटे हैं और अलग अलग इलाकों में पूरी तरह शटडाउन की अपील की गई है, यानी कि पूरी हड़ताल वहां पर देखने को मिल रही है। स्थितियां कुछ इसी तरीके की हो गई है, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। रावलाकोट का इलाका, पीओके में हजारों लोग एकत्रित इस वक्त हैं। ऐसे हालात बन तो रहे हैं वहां पर और लंबे वक्त से मेजर गौरव आर्य वहां पर सड़कों पर लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की सरकार तो नजरअंदाज ही एक तरीके से कर रही है। नहीं, नजरअंदाज तो नहीं कर रही है पाकिस्तान की सरकार, गोलियां मार रही है और पीओके के जो बाशिंदे हैं उनमें से कई को पाकिस्तानी सरकार मार चुकी है, खुली फायरिंग चल रही है और इतना तो कर रही है पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज खास तौर से। और यही इनका रवैया रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इवन सिंध में, एक जमाने में कराची में, तो हर जगह इनका रवैया यही है। इसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, क्योंकि इनका रवैया इस तरीके का है। और ये तो ऑक्यूपाइड इलाका है, ये वो इलाका है जिसको पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी शाहरग है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि कश्मीर हमारी शाहरग है और ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। शाहरग का ये हाल करा है कि पता नहीं कैसा अजीब सा मुल्क है जिसने खुद की शाहरग काट दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें निकलकर सामने आ रही थी वो 12 से 13 सीटें जो वहां पर आरक्षित हैं लगातार, उनको लेकर चर्चाएं हो रही थी। अब तो आज तो चुनाव भी हो गए तो कुछ हुआ ही नहीं उनकी मांगों का। मांग तो मांग ही रह गई अभी भी। नहीं, मांग हर समय पाकिस्तान में मांगी रहती है। पाकिस्तान में मांगों का कुछ नहीं होता क्योंकि लोग मैटर नहीं करते। आज की तारीख में मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर, कोई शक नहीं है आपको, मुझे भी कोई शक नहीं है। आसिम मुनीर को किसने चुना?
आसिम मुनीर के पास इतनी ताकत आई कहां से? क्योंकि आवाम की ताकत असली ताकत होती है। हमें तो यही सिखलाई दी गई है। जो जनता है, जनता जनार्दन होती है, जनता आशीर्वाद देती है, तब जाके कोई एक इंसान करोड़ों में प्रधानमंत्री बनता है देश का। हमें तो यही सिखलाई दी गई है। पाकिस्तान में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, ही इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वेदर इट इज बलोचिस्तान, वेदर इज खैबर पख्तूनख्वा, एंड ही इज नॉट आंसरेबल इवन टू द पीपल ऑफ पीओके, जबकि पीओके ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, तब भी इन्होंने कब्जा कर रखा है, फिर भी नहीं सुनते। और उसको बार बार वो आजाद भी यहाँ पर जी जी बिल्कुल, आजाद भी लगा देते हैं नाम जी। के आगे। अब एक और खबर यहाँ पर आ रही पीओके से, जहां पर पाकिस्तान की सरकार ने जेएसी के कई नेताओं को जेल में डाला हुआ है और उन पर आतंकवाद फैलाने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। और अब पाकिस्तान इस बगावत को दबाने के लिए भारत की तरफ से भी साजिश की बातें फैला रहा है, जबकि पीओके की बगावत से पाकिस्तान की सेना में बहुत ज्यादा तनाव है और पीओके में विरोध प्रदर्शनों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहां की एजेंसियां आंकड़े भी छुपा रही हैं और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार बकायदा किया गया। पीओके में इंटरनेट पर पहरा है, जिसकी वजह से जमीनी हकीकत को दुनिया तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। अब ये स्थितियां बार बार हमेशा जो भी करता है वो भारत ही करता है इनके लिहाज से। मेजर गौरव आर्य, और यहां जेएसी पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन लश्कर तैयबा सब खुलेआम घूम रहे हैं। जी, तो इन्होंने गलती क्या कर दी जेएसी ने कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने सस्ता आटा मांग लिया। ये तो गुनाह है। फिर उन्होंने सस्ती बिजली मांग ली। अगर देखा जाए आम नागरिक के तौर पर, उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। सस्ती बिजली मांग ली, उन्होंने सड़कें अच्छी मांग ली, उन्होंने बोला कि साहब हमारे बच्चे कहां जाएंगे, स्कूल बना दीजिए। तो फिर तो गद्दार तो इनको करार होना ही था। खैर, दैट वाज अबाउट टू हैपन, दैट वाज वेटिंग टू हैपन, और वो हो गया। अब इनको मारा जा रहा है, जैसा आपने खुद बताया कि कितने लोगों को गोली मार दी है। ये खुली क्राउड में ऐसे ऑटोमेटिक वेपन्स चलाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई जानवरों से ऐसा सलूक नहीं करता जितनी पाकिस्तानी फौज आज की तारीख में पीओके में कर रही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेजर गौरव, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को हम दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड पर बात करेंगे, जहां पर अब्राहम अकॉर्ड पर ईरान ने परमाणु काट वाली एक चाल चल दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। शर्त यह है कि अगर वो परमाणु डील चाहता है तो पहले अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करे, यानी कि इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दे, उसके साथ राजनयिक संबंध कायम करे। लेकिन अब इस पूरे मसले पर ईरान ने एंट्री कर ली है और ईरान ने यह कहकर चौंका दिया कि परमाणु ऊर्जा सभी का अधिकार है और इजरायल नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया के देशों तक की ताकत पहुंचे। यानी ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका की प्रस्तावित परमाणु डील के खिलाफ नहीं है। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? इससे पहले भी आपने बहुत बार अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र किया है। क्या वाकई अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहेगा सऊदी अरब? और ये अमेरिका क्यों चाहता है? फिर इजरायल के लिहाज से तो हम परमाणु शक्ति, क्योंकि वो ऑलरेडी संपन्न है, शायद इसलिए वो नहीं चाहता होगा। नहीं, देखिए, परमाणु रिएक्टर्स जो हैं बिजली बनाने के लिए, वो तो यूएई के पास भी हैं। तो जो ईरान का कहना है कि अमेरिका ये नहीं चाहता और वो नहीं चाहता, अगर अमेरिका नहीं चाहता तो यूएई के पास कहां से है भाई? आप ये बात बताइए। इजिप्ट मिडिल ईस्ट में नहीं है। इजिप्ट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, लेकिन मुस्लिम देश है, कल्चर मिलता जुलता है। इजिप्ट के पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है बिजली बनाने की। मैं वेपन्स की बात नहीं कर रहा। तो ये सारी की सारी चीजें बोलना, देखिए, ईरान का बीच में आना, वो अमेरिका और सऊदी की ये आपस का मामला है। और सऊदी भी पहले विचार कर रहा था, और यही अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते ईरान को जब यह महसूस हुआ कि यह पूरा मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा, ईरान को डर बड़ा लगता है अब्राहम अकॉर्ड से, तो 7 अक्टूबर के फिर टेरर अटैक्स हुए। ऐसा कई लोगों का मानना है कि 7 अक्टूबर के अटैक्स सिर्फ और सिर्फ इस लिए हुए क्योंकि ईरान को लग रहा था। देखिए, बात यह है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड्स हो जाते हैं, अगर पूरा मिडिल ईस्ट या बड़ी बड़ी देश, अब देखिए यूएई और बहरीन तो करते ही हैं रिकॉग्नाइज इजराइल को, नंबर 1। नंबर 2, अगर सऊदी अरब कर देता है तो फिर ईरान आइसोलेट अपने आप में हो जाएगा, क्योंकि ये यहूदियों के खिलाफ जो नफरत है वो ईरान ने उसको वेपनाइज कर रखा है। ईरान का क्या लेना देना लेबनान के साथ? नोबडी नोज। ईरान का क्या लेना देना गजा के साथ या फलस्तीन के साथ, सो कॉल्ड? नोबडी नोज। लेकिन है, वो फंड करते हैं हमास को, हिजबुल्लाह को, और वो ईरान की फॉरेन पॉलिसी रही है। आपको लगता है फिर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहेगा? देखिए, वो डिपेंड करता है कि सऊदी अरब को न्यूक्लियर एनर्जी कितनी ज्यादा चाहिए। लेकिन मैं एक और बात आपको बता दूं, सऊदी अरब के चाइना के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो अमेरिका इतना भी पुश ना करे सऊदी अरब को कि सऊदी अरब फिर रशिया या चीन का रुख कर दे, भारत का रुख कर दे। आपको पता है कि हमारे एनएसए जो हैं अजीत डोवाल साहब, आई थिंक 1.5 या 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब में थे और सबसे मिल कर आए हैं। तो मुझे नहीं पता कि बातें क्या हुई हैं, क्योंकि बड़ा एक गुनगुना टाइप का बयान आया था कि ट्रेड होनी चाहिए और सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर बातचीत हुई। मुझे लगता नहीं है कि ये पूरी स्टोरी है जो हमें मीडिया में बताई गई है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सऊदी अरब के पास ऑप्शंस हैं। सऊदी अरब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।
और ये जो अमेरिका के साथ मिडिल ईस्ट का जो रोमांस चल रहा था कि अमेरिकन बेसेस होंगे तो आप बुलेट प्रूफ हो जाएंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके ऊपर हमला बोल दे, तो मुझे लगता है कि ईरान ने जितनी भी गलतफहमियां थी, ईरान ने सबकी खत्म कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्या इजराइल चाहता है ऐसा कि अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने सऊदी अरब? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल इजराइल चाहता है, बिल्कुल 100% इजराइल चाहता है। इजराइल चाहता है कि जो भी देखिए, इजराइल की कोई डायरेक्ट लड़ाई सऊदी अरब से है नहीं, ठीक है, कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं इजराइल को जिनसे ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन लार्जली सऊदी अरेबिया बहुत स्टेबल देश है। इट्स अ वेरी स्टेबल कंट्री। सऊदी अरब में कुछ ज्यादा होता नहीं है, एवरीथिंग इज पॉलिटिकली वेरी स्टेबल। कैसे भी आप कह लें, दे हैव केप्ट इट वेरी स्टेबल। इजराइल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, इजराइल वेलकम करेगा ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करें। इसमें सऊदी अरब का भी फायदा है, इसमें इजराइल का भी फायदा है। इजराइल का यह फायदा है कि सबसे बड़ा मुस्लिम देश मिडिल ईस्ट में उसका दोस्त बन जाएगा। सऊदी अरब का यह फायदा है कि जो टेक्नोलॉजी इजरायलीज लेकर आ रहे हैं या वो ला सकते हैं, अमेरिका के अलावा और दुनिया में कोई देश नहीं है जिनके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हो। एंड सऊदी अरब इज मूविंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑयल। ये बहुत जरूरी है समझना कि सऊदी अरब जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो जानते हैं कि एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, इसलिए आप फार्मूला 1 रेसेस की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि साहब आईपीएल में उन्होंने 5 अरब या कुछ ऐसी इन्वेस्ट कर दिया है, बॉलीवुड के स्टार्स जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, विमेन आर ड्राइविंग, देयर इज अ सेपरेट प्लेस जहां पे आप अगर किसी को मदिरा पान करना हो तो वो कर सकते। तो सऊदी अरब अंदर से चेंज हो रहा है और इस चेंज में मुझे लगता है कि इजराइल बहुत बड़ा किरदार अपना निभा सकता है। ओके, और फिर ये भी देखना होगा कि इसका रिएक्शन ईरान किस तरीके से देखता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने यहां पर समझाया मेजर गौरव आर्य, लेकिन आज कमांड सेंटर पर हमारा बड़ा सवाल यह है कि युद्ध करके शांति दूत क्या ट्रंप बनना चाहते हैं? यूट्यूब पर आप जाइए, यूट्यूब पर न्यूज 18 इंडिया के पेज पर आप हाँ, ना या पता नहीं इन विकल्पों में इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं और फिर उसी जवाब पर हम विश्लेषण भी यहां पर समझेंगे। मेजर गौरव आर्य से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या स्थितियां बनती हुई यहां पर दिख रही हैं। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले एजेंडे की ओर, जहां पर ट्रंप दुनिया भर के गार्डियन बनने की कोशिश कर रहे हैं और इससे जुड़ी तस्वीरें भी बाकायदा जारी कर रहे हैं। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे ट्रंप के दुनिया का गार्डियन बनने के सपने पर मुस्तफा खामनेई पानी फेरना चाहते हैं, क्योंकि मुस्तफा ने हिजबुल्लाह का साथ देने को अपनी बड़ी रणनीति बताया और ईरान के सर्वोच्च नेता ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को संदेश देते हुए बाकायदा कहा कि वो इजरायल और उसके समर्थकों के खिलाफ मजबूती से डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिरोध के रास्ते पर टिके रहने पर हिजबुल्लाह को आखिरकार जीत मिलेगी। मुस्तफा ने सारी बातें हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम और संगठन के लड़ाकों की ओर से भेजे गए एक खत के जवाब में लिखी और खुलकर बोल दिया कि हिजबुल्लाह के सामने जिहाद और प्रतिरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो तमाम बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। ट्रंप भी किस तरीके से जो बातें यहां पर सामने रख रहे हैं, अपने आप को गार्डियन के तौर पर पेश करने की कोशिश उनकी ओर से है। और अब मुस्तफा खामनेई का हिजबुल्लाह के नाम लिखा गया ये खत ठीक उसी समय पर सामने आया जब ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। 28 जुलाई को ट्रंप और नेतन्याहू दोनों आमने सामने होंगे। अमेरिका रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने बताया कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी जो बातचीत होगी, ईरान उनमें सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा वेस्ट बैंक में चल रहे सुरक्षा अभियान और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से जुड़े मामलों पर भी चर्चा यहां पर हो सकती है। नेतन्याहू के अलावा ट्रंप की ज़ेलेंस्की से भी 28 जुलाई को ही मुलाकात होने वाली है। यानी जिन दुनिया में चल रही 2 बड़ी लड़ाइयों के 2 योद्धाओं से ट्रंप मिलेंगे। लेकिन इससे ठीक पहले मुस्तफा की चिट्ठी ने ट्रंप को चुनौती दे दी है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ट्रंप नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की से मुलाकात करके दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि वो केवल जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि जंग रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब मुस्तफा कह क्या रहे हैं, ध्यान से आप सुनिए। وليجدوا فيكم غلظة جناب حجة الإسلام والمسلمين آقای شیخ نعیم قاسم دامت عزه، دبیر کل محترم حزب الله لبنان و تمامی فرماندهان و رزمندگان جان برکف صبور و مقاوم حزب الله. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. अब मेजर गौरव आर्य, अब लगातार क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा खामनेई, हालांकि अभी तक वो सामने नहीं आए हैं मीडिया के, बहुत सारी बातें हो रही थी कि हैं आ जाएंगे, आएंगे कब आएंगे नहीं पता, पत्र जारी हो रहा है यहाँ पर, एक शक्ति प्रदर्शन जो यहाँ पर अमेरिका और इजरायल मिलकर करना चाहते हैं और एक रणनीति भी तैयार करना चाहते हैं, उसी का क्या काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कितना भी मिलकर काम कर लो कुछ नहीं होने वाला? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार का काउंटर है, क्योंकि जब इजराइल ऑपरेशन कर रहा है लेबनान के अंदर और लेबनान से बाहर नहीं आया इजराइल, तो इजराइल का इतना नुकसान कर नहीं पाए हिजबुल्लाह के तो पूरे ठिकाने इजराइल ने मिलकर पार्किंग लॉट बना दिए। तो ये कहना एक चीज़ है कि मेरे बहादुर लड़ाकों तुम लड़ो और तुम जिहाद की राह पे चल, वो सब देखिए वो कहानियां बहुत अच्छी सुनने में लगती हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस तरीके से इजराइल ने हिजबुल्लाह को दौड़ाया है,
और जिस तरीके से मारा है हिजबुल्लाह को, और जिस तरीके से उनके इलाके के इलाके बिल्कुल उसने समतल कर दी है जमीन वहां पे लेबनान के अंदर, और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये चिट्ठी लिख के पता नहीं क्या प्रूफ होगा इनका मकसद, क्योंकि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा। और बोथ हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, कतैब हिजबुल्लाह, ये सब तो हाथ हैं ईरानियन स्टेट के, और ईरान इनको हाइड भी नहीं करता कि नहीं, जैसे कुछ लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन मना कर देते हैं कि साहब ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईरान को गर्व की अनुभूति होती है कि हाँ देखो, ये हिजबुल्लाह वाले तो हमारे साथ हैं और हम इनको सपोर्ट करते हैं, और खुल के चिट्ठी भी लिख रहे हैं। तो यू कैन और ये भी दिखाने की कोशिश कि मुस्तफा खामनेई को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए, वो बहुत तो सारी खबरें थी कि उनको चोट लग गई है, या अमेरिका ने तो ट्रंप ने ये तक बोल दिया था कि जिंदा है भी कि नहीं, पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अनुमान है कि मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं, चोटिल हैं, ही इज इंजर्ड बट ही इज अलाइव, एंड थोड़ा सा रिकवरी में समय लग रहा है उनको, इसलिए वो सामने नहीं ला रहे। प्लस जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा एक पहलू है। हिजबुल्लाह की आप बात कर रहे थे मेजर गौरवार, हिजबुल्लाह को जो चोट पहुंचाई है यहाँ पर इजराइल ने, आपको क्या लगता है हिजबुल्लाह क्या खत्म कर दिया गया है, या फिर जो सदर्न पार्ट में जितना हिजबुल्लाह का हिस्सा था उसको खत्म किया गया, अभी भी हिजबुल्लाह एक्टिव हो सकता है दोबारा ईरान के कहने पर? नहीं, हिजबुल्लाह आज भी एक्टिव है, ऐसा नहीं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, पर हाँ हिजबुल्लाह को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, बहुत ज्यादा गहरी चोट पहुंचाई है। प्लस देखिए, दो तरीके हैं जिससे कि हिजबुल्लाह को हथियार आते हैं जी। एक तो वो तरीका है सीरिया से आता है, अब वो सीरिया वाला रास्ता लगभग बंद हो गया, तो स्मगलिंग। दूसरा रास्ता ये है कि ईरान से शिप्स आते हैं, वो बाबल बंदे क्रॉस करते हैं, रेड सी में जाते हैं, रेड सी में जाने के बाद वो मेडिटेरेनियन में जाते हैं, फिर वहां से उल्टा घूम के लेबनान जाते हैं। अब बिकॉज ऑफ द अमेरिकन ब्लॉकेड वो भी कम हो गया, तो जो सप्लाई थी हिजबुल्लाह के लिए, हथियारों की सप्लाई, वो हथियारों की सप्लाई बहुत कम हो गई है। अभी भी हो रही है, ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रहा बंद हो गई, अभी भी उनको हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान, लेकिन पहले जैसे खुला खेल हुआ करता था कि जहाज के जहाज जा रहे हैं, वो मामला बहुत कम हो गया है। एक तो ये चीज है। दूसरी एक बड़ी अहम बात है कि पूरी जान लगा देगा ईरान हिजबुल्लाह को सप्लाई करने के लिए, पैसा देने के लिए पूरी जान क्यों लगा देगा? क्योंकि हमास जो है, हमास की काफी हद तक कमर तोड़ चुका है इजराइल, काफी हद तक। तो अब उनके पास इजराइल के आसपास तो दो ही ग्रुप थे, बाकी कतैब हिजबुल्लाह पीछे है, वो इराक में है, या हुथी जो है अंसार अल्लाह जो है वो तो यमन में है। यानी इतना तो तय है कि चोट तो पहुंचाई, और बहुत गहरी चोट बहुत पहुंचाई है गहरी हिजबुल्लाह चोट। हमास को तो बहुत बुरी तरीके से घसीटा है इजराइल ने, और अब वही वो हिजबुल्लाह के पीछे पड़ गया है। तो अब देखते हैं जो ट्रंप के साथ मीटिंग है उससे क्या निकल के आता है। अब आगे बढ़ेंगे, जहां जनवरी 2025 से अब तक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की 6 बार आमने सामने मुलाकात हो चुकी है। मंगलवार को होने वाली बैठक उनकी 7वीं 1-on-1 मुलाकात होगी, और इन सभी बैठकों में ईरान सबसे बड़ा मुद्दा भी रहा है। इनमें 2 मुलाकातें खासतौर पर चर्चा में रही हैं। पहली 7 अप्रैल 2025 को, जो ईरान के खिलाफ 12 दिन की जंग शुरू होने से पहले हुई थी। दूसरी 11 फरवरी 2026 की, जो 28 फरवरी को ईरान पर शुरू हुए हमले से करीब 2 हफ्ते पहले हुई थी। इन दोनों बैठकों का वक्त इशारा करता है कि ये ऐसे दौर में हुई है जब बड़े फैसले लिए जा रहे थे, और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल ईरान के खिलाफ जारी नई लड़ाई में भी शामिल होने जा रहा है या फिर नहीं, और इस जो बैठक का कंक्लूजन है वो आगे क्या निकलेगा। अब आपको ट्रंप के वो पोस्टर भी हम दिखाते हैं जो चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। ईरान ने ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लगाए जिनमें उनको ताबूत में बकायदा लेटा हुआ दिखाया गया है, और अब ट्रंप का ईरान के साथ माइंड गेम देखिए। ट्रंप ने एआई से बकायदा इमेज बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। उसमें उन्होंने खुद को दुनिया का गार्डियन बताया है, यानी कि दुनिया का रक्षक। एआई से बनाई गई तस्वीरों में ईरान के खार्ग आइलैंड पर हवाई हमले भी यहां दिखाए गए हैं, और एक तस्वीर में खुद को ईरान के एक तेल टैंकर पर दिखाया गया। तस्वीर पर यह लिखा हुआ है कि अब यह जहाज हमारा है, यानी अमेरिका का इस पर कब्जा है। अलग अलग पोस्टर्स बकायदा जो जारी किए गए वही हम आपको दिखा रहे हैं, यानी एक रक्षक के तौर पर, खुद को गार्डियन के तौर पर, एक एंजल के तौर पर उनकी ओर से दिखाने की कोशिश है कि जो भी शांति दुनिया में हो रही है उसका एकमात्र कारण वही है। जबकि इसके ठीक उलट तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत ही एक तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की, फिर ईरान ने भी लगातार उस पर पलटवार किया, और अब यह ऐसे हालात पर आ चुका है कि पूरे दुनिया के सारे देश इसमें उलझे हुए हैं। और ट्रंप ने देखिए जो खुद को दुनिया का गार्डियन बताने वाला पोस्टर बकायदा जारी किया, उसमें उन्होंने अपने 2 टारगेट बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। पहला हॉर्मुज, जिस पर से ट्रंप की नजर ही नहीं हट रही है, और दूसरा है खार्ग द्वीप, जहां पर हमले की कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने बकायदा धमकी दी थी, और अब उन्होंने वहां का पोस्टर भी जारी किया हुआ है। हॉर्मुज पर नजर टिकी हुई है, फिर खार्ग में भी आप देखिए किस तरीके से टक्कर हो रही। मेजर गौरव आर्य से भी यहां पर समझेंगे कि आखिर आगे किस तरीके की परिस्थितियां उनको बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन उससे पहले अब आपको अमेरिका और ईरान के बीच जो पोस्टर वॉर लगातार चल रहा है उसकी कुछ 6 तस्वीरें दिखाते हैं। और
पहली 3 वो पोस्टर हैं जो ईरान ने लगाए थे और बाद के 3 जो ट्रंप ने हाल ही में जारी किए हैं। ये सभी पोस्टर ये संकेत दे रहे हैं कि ईरान जंग हथियारों के साथ प्रोपेगेंडा वॉर में भी बदलती हुई दिख रही है, यानी कि एक दूसरे पर वार पलटवार पोस्टर वॉर के जरिए भी यहां पर किया जा रहा है। और ऐसे में 3 अलग अलग तस्वीरें, ऊपर वाली ईरान की, फिर नीचे वाली आपको अमेरिका की दिख रही हैं। मेजर गौरव, आ रही है हथियारों से तो लड़ ही रहे हैं, फिर प्रोपेगेंडा से आपने इससे पहले भी कहा था ईरान जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है वो पोस्टर्स के जरिए बहुत ज्यादा कर रहा है। और अब तो ट्रंप भी कूद चुके हैं, वो भी लगातार खुद को ऐसे दिखाते हैं कि मैं रक्षक हूं। नहीं, ट्रंप तो डे 1 से कर रहे थे प्रोपेगेंडा, ऐसी बात नहीं है। ईरान तो अभी नया शुरू करा है ईरान ने इस लड़ाई के बाद। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत पहले से AI इमेजेस और दुनिया भर की चीजें ऐसी करते चले आए हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, जब ये होता है ना, ये स्टेट लेवल पे होता है। डोनाल्ड ट्रंप को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। इनका एक विभाग होगा जिसका ये काम होगा ये सब करने का। अब वो विभाग तो कुछ कर नहीं रहा, मुझे तो नहीं दिखा कुछ कि ये लोग कुछ कर भी रहे हैं अमेरिकन। और डोनाल्ड ट्रंप अकेले ही पोस्टर AI के पोस्टर खेल रहा है ईरान के साथ। ईरान भी पोस्टर बना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी पोस्टर, देयर सब लोग अपने अपने पोस्टर जारी कर रहे हैं। अब पता नहीं इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए। मुझे तो अजीब सा लग रहा है बहुत कि अमेरिका के राष्ट्रपति, बचकाना सा लगता है बिल्कुल यही वर्ड है जो मैं खोज रहा था कहने के लिए, कि बहुत बचकाना सा लगता है। बेसर पैर की बातें हैं कि साहब आपको मारना है ईरान को आप मारिए, ईरान को मारना है अमेरिका को मारिए, जिसको जो करना है। ये पोस्टर जारी करके क्या होगा, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। और रक्षक तो वो है नहीं, ठीक उसके उलट वो काम कर रहे हैं जो भी होता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला है, गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने और दुनिया के लिए कलेश और करवा दिया है, हॉर्मुज ब्लॉक करवा के। तो गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड अपनी तारीफ करने में ट्रंप चैंपियन है और कोई मौका नहीं चूकते ये कि खुद की तारीफ या तो लोगों से करवाते हैं या खुद करते हैं। देखिए ना, ये बड़ा एक पेक्यूलर ट्रेट है डोनाल्ड ट्रंप का। या तो आप उनकी तारीफ करेंगे, और अगर आप उनकी तारीफ नहीं करते तो वो खुद कर देंगे। वो समय बर्बाद नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप। तो रक्षक है या फिर भक्षक ट्रंप, क्या किस तरीके से देखते हैं अभी तक की उनकी स्ट्रैटेजी आपने कैसी देखी, या जो हरकत है उनकी ओर से? देखिए, मैं ना भक्षक कहूंगा, रक्षक तो बिल्कुल भी नहीं है, भक्षक तो नहीं कहूंगा। लेकिन आप देखिए ना, गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड, ये किसको बोल रहे हैं गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड? क्या ये अमेरिका को बोल रहे हैं? अच्छा, USA लिखा हुआ है और USA लिखने के बाद शक्ल अपनी लगा दी इन लोगों। तो अब सेल्फ प्रमोशन है एंड आई थिंक ये ऑब्सेस्ड हैं मार्केटिंग से। थोड़ा सा इनको लगता है कि मेरी मार्केटिंग हो जाए, मेरी ऐड चल जाए, तो इनको अच्छा लगता है ये सब करके दौरान। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस बीच पेंटागन ने एक ऐसा अपडेट भी यहां पर जारी किया है जो ट्रंप पर दबाव डाल सकता है। और पेंटागन के नए आंकड़ों के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अब तक 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और 624 सैनिक घायल हैं। 7 जुलाई से दोबारा शुरू हुए युद्ध के बाद घायल सैनिकों की तादाद 140 बढ़ गई है, जबकि 4 सैनिकों की इसमें मौत हुई है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, सैनिकों को नुकसान भी यहां पर हो रहा है। हालांकि अमेरिका अभी भी इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके आंकड़े अपने कुछ अलग हैं। इसके अलावा जो अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कई बार यह तक कहा गया कि 400 से भी ज्यादा जख्मी और घायल सैनिक थे अमेरिका में। ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या इसको लेकर भी आपको लगता है, आंकड़ों को लेकर भी अमेरिका प्रोपेगेंडा खेलने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि बाहर की रिपोर्ट्स कुछ और कहती है, फिर अमेरिकी रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। देखिए, जो सरकारी रिपोर्ट है आपको उस पर ही बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मीडिया कहता है तो मीडिया हर समय कहता है कि हमारे सोर्सेज ने बताया है। अब मीडिया सोर्सेज का नाम तो बताता नहीं, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो। मीडिया कहने की बात है कि हाँ, सोल्जर्स की डेथ हुई है। एक इसमें पॉइंट है जो कि लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी है और ये सारे के सारे, देखिए टेलीविजन वहाँ पे लगा होगा, कैमरा कोई कैमरा लगाए तभी हम ये देख सकते हैं कि कॉफिन को ले जा रहे हैं लास्ट राइट्स के लिए, तो ये दिख रहा है। लेकिन आपने कोई ऐसी इमेज नहीं देखी ईरान से आती हुई। यू हैव नॉट सीन एनी इमेज फ्रॉम ईरान। सिर्फ जो खमेनेई की जो फ्यूनरल थी उसकी आई है, और ईरान में 28 फरवरी के बाद हजारों लोग मर गए। आपने कभी किसी की फ्यूनरल देखी, या आपने कभी देखा कि उनके फौजी मरे हैं तो कोई ऐसा उनकी डेथ हुई तो कोई ले जा रहा है? ईरान से एब्सोल्यूट ब्लैकआउट है, अयातुल्लाह अली खामनेई के अलावा, खमेनेई और उनके परिवार के अलावा और किसी का कुछ नहीं बताया ईरान ने कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसकी कहां पे फ्यूनरल हुई है। सब कुछ शांति सन्नाटे में, रात के अंधेरे में, जिनको जो करना था वो कर चुके। मेजर गौरव, मिड टर्म इलेक्शन भी है वहां पर नवंबर में आसपास। ट्रंप के खिलाफ गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, उनकी रेटिंग भी बहुत ज्यादा गिरी हुई है। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जितने बॉडी बैग्स आएंगे उससे ज्यादा नुकसान उनको यहाँ पर पहुंचेगा? क्या इस वजह से भी क्या ऐसा है कि आंकड़े छिपाने की कोशिश है अमेरिका की ओर से? देखिए, आंकड़े छुपेंगे नहीं, आप छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो सामने आ जाएगा, बिकॉज फ्री सोसाइटी है, सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं वो चीज सामने आएगी। आप कब तक छुपा लेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि फौजियों का आंकड़ा या उनकी डेथ का आंकड़ा कभी भी छुपाना चाहिए। यू शुड बी अपफ्रंट। जिस दिन हुआ उस दिन आप सबको डिक्लेयर कर दें। वेरीफाई करने के बाद अगर 1-2 दिन लगें कोई बात नहीं, लेकिन आपको वेरीफाई करके वो बताना पड़ेगा, बताना चाहिए। दिस इज टू ऑनर द मेमोरी। आप उनको लास्ट जो उनको आप रिस्पेक्ट्स देते हैं, राइट, वो कैसे देंगे? आप जब अपने फौजियों को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे,
ईरान है, ईरान नहीं कर रहा एक्नॉलेज, ईरान नहीं करता पब्लिकली एक्नॉलेज, उसको लगता है कि हमारी कमजोरी है। तो मुझे नहीं समझता, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका ऐसे रास्ते पे क्यों चल रहा है जहां पे एक्नॉलेज, अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसी बात है, मैं मान के चलता हूं कि अमेरिका डेमोक्रेसी है और उसने सब कुछ खुल के बता दिया होगा, लेकिन अगर अमेरिका नहीं कर रहा है ऐसा, तो फिर देन इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। ओके, अब मेजर गौरव आर समझते हैं कि आखिर ईरान क्या क्लेम कर रहा है। अब अमेरिका पर दबाव बढ़ाने में ईरान भी कोई कमी छोड़ तो नहीं रहा। ईरान का दावा है कि 2 हफ्ते की सैन्य कार्रवाई में अमेरिका को $20 अरब से अधिक का नुकसान हुआ, जिसमें अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम, F-15 और सैन्य ढांचे यहां पर शामिल किए गए हैं। ये ईरान के तमाम दावे हैं जो निकलकर यहां पर सामने आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है, बल्कि एक आंकड़ा उनकी ओर से यहां पर दिखाया गया। फिर वो F-15 का जिक्र भी कर रहे हैं, पेट्रियट सिस्टम का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका को सीधी चोट यहां पर पहुंची है। तमाम ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो अलग अलग अरब नेशंस में भी बाकायदा लगे हुए हैं, जो कि अमेरिका के ही हैं, और उन्हीं ढांचों को नष्ट करने की कोशिश ईरान की ओर से यहां पर लगातार की जा रही थी। ये तमाम वही आंकड़े हैं क्या? अब ईरान भी तो एक तरीके से प्रोपेगेंडा ही है ईरान का। नहीं, देखिए, अमेरिकन ढांचों को नुकसान हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो 20 अरब का है, 15 का है या 30 का है, दिस वी डोंट नो। लेकिन जो ईरान कह रहा है ना बहुत भारी नुकसान हुआ है $20 अरब का, मैं ये बता दूं अपने जितने भी दर्शक हैं, ये $20 अरब ईरान के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, अमेरिका के लिए रेजगारी है। ये जिसको हम पॉकेट चेंज कहते हैं ना, चिल्लर, ये चिल्लर है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका को आप $20 अरब उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिस देश का बजट वो पास करना चाह रहे हैं 1.5 ट्रिलियन, अभी वो सेनेट में नहीं हुआ है पास, जहां तक मेरी लेटेस्ट खबर है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि $1.5 ट्रिलियन का उनका बजट हो। उनको ईरान ये बता रहा है कि तुम्हें 20 अरब का नुकसान हो गया। 20 अरब अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 अरब कि सागर में एक बूंद के बराबर है। उन्होंने $2 ट्रिलियन अफगानिस्तान में खर्च कर दिए, तब उनको फर्क नहीं पता। अब देखिए, इधर ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर भी रूस ने एक बड़ा बयान दिया। रूस के वरिष्ठ विदेश मंत्रालय अधिकारी मिखाइल उलियानोव ने अमेरिका से ईरान पर हमले बढ़ाने की योजना को हमेशा के लिए रद्द करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ईरान पर हमले बढ़ाने की योजना को कुछ समय के लिए रोकना काफी नहीं है, अमेरिका को इन योजनाओं को पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए। उलियानोव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब अमेरिका को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से वो अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। रूस का यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें दावा किया गया कि अमेरिका के पास हथियारों का भंडार कम हो रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के पास पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर और दूसरे जरूरी हथियारों की कमी महसूस की जा रही है, और इन हथियारों की जरूरत पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए यहां पर पड़ रही है। तो रूस का यह बयान है सीधे तौर पर, जहां वो कह रहा है कि अब अमेरिका को इससे कोई कुछ हासिल नहीं हुआ। अब इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका के हथियार खत्म नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हैं, जरूरत से भी ज्यादा। ट्रंप का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि ईरान के साथ लगातार टकराव की वजह से अमेरिका के पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार घट रहा है। तो भंडार घटने की कोशिश, कई सारी रिपोर्ट्स यहां पर सामने आ रही थी। मेजर गौरव आर्य, आपको लगता है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी पड़ रही है? देखिए, रिपोर्ट्स तो ऐसी आ रही हैं, कहना बड़ा मुश्किल है जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हैं, जो कि एक सच बात है। अब कुछ खास प्लेटफॉर्म्स में, जैसे मैं कह रहा हूं कि पेट्रियट मिसाइल्स हैं या फिर टोमाहॉक हैं, हो सकता है इनमें कमी आई हो क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेरिका ने इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर अमेरिका की एक इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी है। तो ऐसी बात नहीं कि लड़ाई शुरू हुई और अमेरिका ने कई पेट्रियट मिसाइल्स का ऑर्डर नहीं दिया होगा, या थर्ड का ऑर्डर नहीं दिया होगा, या फिर टोमाहॉक का ऑर्डर नहीं दिया होगा, ऐसी बात तो नहीं है। तो बीच बीच में अमेरिका ने, जैसे कि 30-40 दिन लड़ाई नहीं हुई, हमने बोला कि लगभग सीज फायर है और हल्का हल्का, तो उसमें अमेरिका ने ये सब करने की कोशिश करी, ये पूरे अपने हथियार फिर से अलाइन करने की कोशिश करी, सीज फायर की बात कर रहा हूं। और ईरान ने ये कोशिश करी कि अचानक जो तेल था, ईरान ने मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल उसने आनन फानन में निकाला वहां से। तो अब जो खड़ग आइलैंड की धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो आपने दिखाया अभी खड़ग आइलैंड, 90% ऑफ ऑयल तो खड़ग आइलैंड से जाता है। तो अगर ये कह रहे हैं, अगर ट्रंप की धमकी ये है कि हम खड़ग आइलैंड को बर्बाद कर देंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं खड़ग आइलैंड को बर्बाद, या अमेरिका में कैपेसिटी है? 100% कैपेसिटी है अमेरिका। अमेरिका में 100% कैपेसिटी है कि खड़ग आइलैंड को खंडर बना दें। लेकिन फिर ये है कि वो तेल है, तेल की भी लालच है, वो भी एक बात।
अब एक्शन लेंगे नहीं लेंगे तो भविष्य यहां पर बताएगा। अब आगे बढ़ेंगे जहां पर कैस्पियन सागर में ईरान के जहाज पर हुए हमले के दावे के बाद ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ तौर पर कहा है कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में उसके एक जहाज को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक जहाज में विस्फोट हुआ जिसमें एक नाविक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब्बास अरागची ने बताया कि उन्होंने इस घटना पर यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से अलग अलग बातचीत की है। अरागची ने यह आरोप लगाया कि यह कदम इजरायल के इशारे पर उठाया गया ताकि यूरोप को युद्ध में खींचा जा सके। तो पूरे यूरोप को क्या युद्ध में खींचने की कोशिश है मेजर गौरव आर्य? मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि दो युद्धों का मर्जर हो गया है। हाँ, मर्जर तो हो ही गया है, लेकिन अगर मैप आ जाए तो मैं समझा दूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि मैप को जरा, ये हमारे पीछे जो वॉल है उसमें मैप को डाल दिया जाए तो मेरे लिए समझाने में फिर आसानी हो जाएगी। यहाँ पर भी एक बार दिखा सकते हैं जी। गौरव आर्य। जी, मैप भी आ चुका है। आ गया। अब ये देखिए जो कैस्पियन सी है, ठीक है ना, कैस्पियन सी का कोई भी बॉर्डर कैस्पियन सी का यूक्रेन से नहीं मिलता। यूक्रेन अलग है, यूक्रेन अलग है। यूक्रेन का कैस्पियन सी से कोई लेना देना नहीं है। अब कैस्पियन सी में अगर आप इधर आ जाएंगे नीचे, इसके नीचे यहाँ पे तेहरान है। मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, थोड़ा दाएं हो सकता है। इधर तकरीबन तेहरान है, तो तेहरान के बिल्कुल नॉर्थ ही हमला हुआ है। एग्जैक्ट स्पॉट पता नहीं लग पा रहा, पर यहाँ पे हमला हुआ है। तो समझ लीजिए कि यूक्रेन है। यूक्रेन वहां से मिसाइल मारता है और कैस्पियन सी पे मिसाइल मारता है। क्या कारण है? जेलेंस्की का ट्वीट आया है इसके बारे में, और जेलेंस्की ने 2-3 बातें ट्वीट में कही हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, और मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा अगर आप मुझे 2 मिनट दें। देखिए, ऐसा है कि जेलेंस्की ने यह बोला है कि साहब हम वॉच कर रहे हैं रशियन सैटेलाइट्स को और रशियन इकोसिस्टम को। जितने भी यूएस के बेसिस है मिडिल ईस्ट में, पहले ये इनको स्पॉट करता है, फिर ये डायरेक्शन देता है ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को, इनको सैटेलाइट नेविगेशन में मदद करता है, और फिर जो डैमेज हो जाता है वहां पे उसकी भी फोटोज लेके ये प्रूफ लाने की कोशिश करता है रशिया की। तो यानी कि जो भी ईरान अटैक कर रहा है यूएस के ऊपर, उसके पीछे रशिया का हाथ है। एक तो ये स्टोरी जेलेंस्की ने बताई है, और जेलेंस्की ने यह भी बोला है कि जो भी चीज रशिया को कमजोर करे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, इन द सेंस कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। अच्छा, कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने यह बोला था कि साहब जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं हमें उसकी टेक्नोलॉजी दीजिए, अमेरिका से मांगा था। मैं चाहूंगी सर एक बार आप यहां पर भी अगर दिखा पाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि आखिर ये आ गया यहां पे। जी हाँ जी, आप एक बार मार्क यहां पर करना चाहेंगे? जी जी जी, ये कैस्पियन सी हमारी। जी, अगर आप ये देख लें, एक चीज बस मुझे समझाइएगा, ये है यूक्रेन, अब ये है रूस जी। अगर उसने अटैक किया होगा यहाँ पर तो कहीं ना कहीं रूस से ही होते हुए उसकी मिसाइल यहाँ पर गिरी होगी। हाँ, ये भी हो सकता है, या फिर उसने अगर कहीं और से किया हो तो जरूरी नहीं है, वो कहीं और से भी कर सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नथिंग कॉल्ड वायलेशन ऑफ एयर स्पेस। जब आपकी लड़ाई ही चल रही, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जैसे अगर आप इसको देखते हैं ना, ये तेहरान है, तो हमने बोला था ना नॉर्थ ऑफ तेहरान अटैक हुआ है, माना कि यहाँ पे अटैक हुआ है, मान के चलिए ये करेक्ट जगह नहीं है, बट हाइपोथेटिकली वी आर स्पीकिंग। तो आप देखते हैं कि अजरबैजान का बॉर्डर लगता है, बाकू इधर है, ये आपने देख लिया। फिर आपने देख लिया साहब यहाँ पे ये जो इलाका है रशिया का, इससे लगता है, ठीक है ना। फिर आप ये कजाकिस्तान का देख रहे हैं, फिर आप तुर्कमेनिस्तान का देख रहे हैं, और बाकी नीचे ईरान तो है ही। इधर यूक्रेन कहां पे है? और यूक्रेन को क्या ऐसा, मैं वही कह रहा हूं, यूक्रेन तो है नहीं। और कैस्पियन सी जो है, इसकी खासियत है कि लेक है ये। कैस्पियन सी इज अ लेक, एक्चुअली सॉल्ट वाटर है, सी है, लेकिन ओशन से नहीं मिलता है वो। तो ये जो पूरा इलाका है ये लैंडलॉक्ड है। इसके अंदर जो भी मूवमेंट होती है तेहरान की, यहाँ पे इसको यहां से दूर से हजारों किलोमीटर दूर से टारगेट कर रहा है। जी बिल्कुल। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि हजारों किलोमीटर दूर इसको वहां से ये लोग ट्रैक कर रहे हैं। कोशिश इनकी यही है कि सीधा संदेश रूस को जाए। देखिए, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, अगर ये सच है कि रशिया ने सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी ईरान को दी, अगर ये सच है, और मैं मानता हूं कि सच है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यूक्रेन को सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी किसने दी कि तुम हजारों किलोमीटर दूर तेहरान के आसपास या नॉर्थ ऑफ तेहरान तुम कैस्पियन सी के शिप्स को आपने शिप्स को मारा है, तो आपके हजारों किलोमीटर दूर मिसाइल्स फ्लाई करके आई होंगी, या कोई ऐसा बड़ा ड्रोन आया होगा जो हजारों किलोमीटर चल सकता है। वो टेक्नोलॉजी इनके पास कहां से आई? अमेरिका। अब देखिए, ओके। और आखिरी चीज एक और बात बोल दूं, ये कह रहे हैं अमेरिका से कि हमें हथियार दो,
तो दो चीजें जेलेंस्की ने की हैं। एक तो जेलेंस्की ने ताबड़तोड़ हमला कराया रूस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का सगा बनने के लिए कि सर देखिए मैं इतना नुकसान कर सकता हूं दुश्मन का, अब आप मुझे और फंड करिए। और दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप जब हताश हो गए, परेशान हो गए कि साहब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा और नेटो कंट्रीज ने भी पीछे, ये सामने आया कह रहा नेटो आपकी हेल्प करे ना करे, जेलेंस्की आपके साथ खड़ा है और लो मैंने हमला कर दिया ईरान के जहाज पे। तो ये सगा बनने के चक्कर में अपने नंबर बनाने के लिए मुझे लगता है जेलेंस्की ने किया है। जी, अब आगे बढ़ेंगे जहां पर दूसरी ओर देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में लंबी दूरी की सैन्य कार्रवाई की। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा टेलीग्राम पर दावा किया कि ड्रोन हमले उन मालवाहक जहाजों पर किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में थे और जिनका इस्तेमाल ईरान और रूस के बीच सैन्य सामान की ढुलाई के लिए बाकायदा किया जा रहा था। तो यहां पर ये पक्ष निकलकर सामने आया जहां सीधे तौर पर ये सफाई यहां पर दी गई है जेलेंस्की का ईरान के आरोपों पर ये जवाब है। और अब बात करेंगे अपने तीसरे एजेंडे की जहां पर जेलेंस्की ने उत्तर कोरिया के 30,000 लड़ाकों वाला सायरन बजा दिया है। लेकिन उससे पहले यूक्रेन के खार्किव में रूस का मिसाइल हमला हुआ और इस हमले में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 16 लोग जख्मी हैं। इस मिसाइल के हमले का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है यहां पर गिरा। फिर यूक्रेन का आरोप है कि रूस के रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। खार्किव के मेयर का दावा है कि इस हमले में 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, नुकसान की तस्वीरें हैं जो वहां पर सीसीटीवी के जरिए सामने आई हैं। अंदर तक पहुंचा हुआ है, इस वक्त स्थितियां बहुत ज्यादा डगमगाती हुई दिख रही हैं। जी बिल्कुल, अंदर तक ये डीप स्ट्राइक्स हैं। जी, रशिया तो कर ही रहा था, यूक्रेन भी कर रहा है। और यही चीज, यही तमगा पहन के जब जेलेंस्की बात करेंगे, जब वो व्हाइट हाउस जाएंगे तो व्हाइट हाउस में देखिए डोनाल्ड ट्रंप को दो कहानियां उनको सुनानी है। एक तो सर मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में, सर मैंने मॉस्को में और कहां कहां मैंने आग नहीं लगा दी, उनका पूरा ऑयल का इकोसिस्टम मैंने ठप कर दिया। और आज की तारीख में रशिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल, उसको ऑयल अपना, गैसोलीन अपना इंपोर्ट करना पड़ रहा है, मैंने ये हल कर दिया रूस का। एक तो ये स्टोरी सुनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को। और एक ये कि साहब मैंने आपको, देखो ईरान ने आपकी तरफ नजर उठा के देखा, मैंने ठोक दिया ईरान को इतनी दूर से। तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों से बड़े खुश होते हैं और यही जेलेंस्की है जिसको कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप इनकी बेइज्जती कर रहे थे, जलील कर रहे थे व्हाइट हाउस में। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बन गए हीरो। तो ये देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में इनको क्या मिलता है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को देखिए ईरान के ऊपर छोड़ के अमेरिका और छोड़ के इजराइल, बाकी बीच में ठीक है सऊदी अरब ने और कुवैत की बातें सामने आ रही हैं, यूएई की, उनके ऊपर तो बमबारी की गई है ना। लेकिन यूक्रेन के ऊपर तो ईरान ने कुछ एक्शन नहीं लिया जी, फिर भी हो रहा है। ओके, अब चौथे एजेंडे की ओर आगे बढ़ेंगे जहां पर यमन का वॉर जोन सऊदी अरब के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। हूती विद्रोहियों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने सऊदी अरब का एक बहुत ही खतरनाक ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ये सऊदी अरब का अंकीजी ड्रोन था जो उसने तुर्की से खरीदा था और यह हजारों मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जब हूती विद्रोहियों की एयर डिफेंस मिसाइल का टारगेट बन गया और इससे पहले हूती विद्रोही अमेरिका के 25 से ज्यादा MQ-9 ड्रोन को मार गिरा चुके हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ड्रोन बहुत धीरे धीरे चलता है। इस टाइप के जो ड्रोन्स हैं उसमें प्रोपेलर होते हैं ज्यादातर, ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं और इनको नीचे उतारना या मार गिराना, जब उन्होंने MQ-9 गिरा दिया तो टर्किश ड्रोन फिर कौन सी चीज है। MQ-9 इज अ हाईली एडवांस्ड ड्रोन, लेकिन MQ-9 की भी स्पीड ज्यादा नहीं है, इट्स अ फ्यू 100 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसी स्पीड नहीं है कि वो Mach 1 और Mach 2 पे चलता है। यहां पे Mach 1 Mach 2 भी गिर चुका है, जो बड़े सुपरसोनिक या उस लेवल के सुपरसोनिक से भी ज्यादा स्पीड पे चलते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि ड्रोन को गिरा दिया, कितने भी 1000 फुट पे हो, अगर आपके पास इक्विपमेंट है, सही एयर डिफेंस इक्विपमेंट, आप मार के गिरा सकते हैं, उसको कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि कोई बड़ा काम यहाँ पर नहीं किया गया हूतियों की ओर से। बहुत बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर समझाया, मेजर गौरव आर्य, विश्लेषण भी यहाँ पर की। और यूक्रेन ने रूस के अंदर बेलग्रद शहर पर बड़ा हमला किया जहां पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 12 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं रूस ने खार्किव पर अटैक किया और वहां पर एक महिला की मौत हुई है जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। और पहले रूस ने खार्किव पर अटैक किया क्योंकि यूक्रेन लगातार डोनेस्क के उस इलाके में हमला कर रहा है जहां रूस का कब्जा है। वहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। इसके जवाब में रूस ने खार्किव पर हमला किया और अब यूक्रेन ने बेलग्रद पर ड्रोन बरसाए। हमारे 4 एजेंडे थे, बहुत बारीकी से मेजर गौरव आर्य आपने हर एजेंडे को यहाँ पर समझा, लेकिन आपके लिए बड़ी खबर कौन थी इन 4 में? मुझे लगता है सबसे बड़ी खबर यह है, जो चौंका देने वाली खबर है, वो ये है कि किस तरीके से यूक्रेन ने एक ईरानियन जहाज पे मिसाइल मारी है और उसको डैमेज करा है। यानी कि हम लोग 2 लड़ाइयां समझ रहे थे, एक समझ रहे थे ईरान अमेरिका की, एक समझ रहे थे रूस यूक्रेन की। अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दोनों लड़ाइयां मिल गई हैं, एक हो गई हैं, मर्ज होती हुई यहाँ पर दिख रही। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्य, बहुत अच्छे से आपने एक खबर को यहाँ पर बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाया। और आज के लिए कमांड सेंटर में फिलहाल इतना ही।